चेक करो। चल पड़ी क्लास, देखो चल पड़ी। ओके भाई, कल की क्लास में क्या किया था हमने? करंट डेंसिटी करी थी। करंट डेंसिटी की डायरेक्शन क्या होती है? ये श्रेया बताओ, डायरेक्शन ऑफ करंट डेंसिटी क्या होती है? along the flow of positive और नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। वैसे करंट डेंसिटी जो होती है उसकी डायरेक्शन along पॉजिटिव चार्ज होती है, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं along करंट, या हम लिख सकते हैं along इलेक्ट्रिक फील्ड। एक ही चीज है, क्योंकि आपको मालूम है जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसी डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेगा, और जिधर पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है करंट की डायरेक्शन वही होती है। तो अल्टीमेटली जो करंट डेंसिटी है बच्चे, वो इसकी डायरेक्शन में होती है। तो और क्या ओके। तो करंट डेंसिटी का बच्चे फॉर्मूला क्या बताया था आपको? I upon area। when you will apply this formula, जब लगाओगे जब करंट डेंसिटी जब करंट डेंसिटी और एरिया वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल होते हैं या सेम डायरेक्शन में होते हैं, ओके, तब आप ये फॉर्मूला लगाते हो। इसमें J पैरेलल टू A होगा, ओके, तब ये फॉर्मूला होगा। अदरवाइज जनरल फॉर्मूला क्या था इसका? जनरल फॉर्मूला था हमारे पास में I is equal to J वेक्टर डॉट A वेक्टर, यानी कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ करंट डेंसिटी एंड एरिया वेक्टर। ओके, व्हाट इज SI यूनिट ऑफ J? एम्पीयर पर मीटर स्क्वायर। श्योर? बाकी कोई और चलो लिखो बेटे, अब आज का टॉपिक लिखो, हेडिंग बनाओ, रिलेशन बिटवीन, मैंने अभी क्या पूछा आपसे? SI यूनिट क्या होगा? एम्पियर पर स्क्वायर मीटर। तो बच्चे लिखो रिलेशन बिटवीन व्हाट यू कॉल J एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। J मतलब करंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, हम इसको बोलते हैं ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। भाई ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, क्या आपको पता है ओम्स लॉ क्या होता है बच्चे? B इक्वल टू आई आर। क्या इसको ओम्स लॉ बोलते हैं? नहीं बोलते। B proportional to I is Ohm's law. V is equal to IR is equal to the formula given by the Ohm. But Ohm's law is V proportional to I. Okay? हम बोल देते हैं जल्दी में Ohm's law V is equal to IR, but सही मायने में V proportional to I is Ohm's law. Okay? तो Ohm's law और हमने J और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में हमने रिलेशन निकाला है, या हम लोगों ने Ohm's law का वेक्टर फॉर्म देखना है। अभी तक हम लोगों ने Ohm's law का स्केलर फॉर्म देखा है, जो कि V is equal to IR होता है, स्केलर फॉर्म, बट इसका वेक्टर फॉर्म क्या होगा वो आपने आज निकालना है। तो बच्चे ये हम लोग करने वाले हैं टू प्रूव J वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा इनटू E वेक्टर, ये प्रूव करने वाले हैं। बट उससे पहले हमें समझना होगा सिग्मा क्या है। तो बच्चे कुछ चीजें हैं वो हमें देखनी होगी। एक होती है बच्चे रेजिस्टिविटी, एक होती है रेजिस्टिविटी जिसको हम रो से डिनोट करते हैं, एक होती है अपने पास में बच्चे कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी इज नथिंग बट द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। कंडक्टिविटी इज नथिंग बट द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। जो भी रेजिस्टिविटी होती है उसका रेसिप्रोकल कर देंगे, क्या बन जाएगा? कंडक्टिविटी बन जाएगी। तो इसका बच्चे क्या होगा? रेजिस्टिविटी का रो सिंबल है और इसका फॉर्मूला क्या होता है? R A अपॉन लेंथ।
आर ए अपॉन लेंथ। ओके, व्हाट अबाउट कंडक्टिविटी, उसका उल्टा कर देंगे, एल अपॉन आर ए, एल अपॉन आर ए। ओके, क्लियर है? अच्छा, इसका सिंबल क्या होगा? द सिंबल वुड बी इक्वल टू सिग्मा। इसके लिए सिंबल हम सिग्मा यूज करेंगे फॉर कंडक्टिविटी। इट इज नॉट सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड रो इज नॉट वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब मैंने इसकी सारी कहानी सुनाई तुमको कि ऐसा क्यों करते हैं, कि फिजिक्स में हम कम से कम सिंबल रखना चाहते हैं ताकि कोई धार्मिक भावनाएं किसी की उसको ठेस ना पहुंचे। ओके, तो सिग्मा इज इक्वल टू 1 अपॉन रेजिस्टिविटी, ये फार्मूला बन गया। ऐसे ही बच्चों एक होता है रेजिस्टेंस, तुमने सुना होगा, सुना है रेजिस्टेंस आर। रेजिस्टेंस का डेफिनेशन होगा, तुम्हें नहीं आएगा इस लेवल पे, कोई नहीं पूछेगा, बट हाँ आपको पता होना चाहिए। कॉज ऑफ रेजिस्टेंस तुमसे पूछ सकते हैं प्लस 2 में। व्हाट इज द कॉज ऑफ रेजिस्टेंस? इसका कॉज क्या है? अभी यार बताया है, cause of resistance is collision of electrons with neighboring electrons and ions in the conductor. Okay? बच्चे कल तक पूरे 3 बजे आते हैं। तीन 20 से स्टार्ट होती है, फिर भी आपने 3 बजे आना। रीजन नहीं, बिकॉज ये जो क्लास होती है वो भी चल रही है एंड बीच में लॉट स्टार्ट। ओके, प्लीज। तो बच्चे J इज इक्वल टू सिग्मा E हो गया तुम्हारे पास में, ये हमें प्रूफ करना है। ओके, सारा फ्लो बढ़ जाता है। तो कॉज क्या हो गया? कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद द नेबरिंग इलेक्ट्रॉन एंड आयंस इन द कंडक्टर। कि जो इलेक्ट्रॉन बच्चे कंडक्टर में मूव कर रहे हैं, जब पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हो, अच्छा किसी कंडक्टर में रेजिस्टेंस है, इस बात का पता कब लगता है? पोटेंशियल डिफरेंस लगाने पे लगता है या बिना पोटेंशियल डिफरेंस के? लगाने में पता लगेगा ना। अभी आर की कैलकुलेशन तभी हो पाएगी अगर आपके पास में V और I हो। बिना V और I के हम कैलकुलेशन जनरली नहीं कर पाते हैं। मतलब एक तो बच्चे इंडस्ट्री लेवल पे होता है कि आपको रेजिस्टिविटी मालूम हो, एरिया मालूम हो, लेंथ मालूम हो तो आप निकाल सकते हैं, बट उसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी है, यानी जो कंडक्टर है वो कितनी रेजिस्टेंस एक्चुअल में दिखा रहा है, कितनी वो शो कर रहा है, वो आपको V और I के डाटा से ही मिलती है। जैसे मान लो कि कॉपर की वायर है, उस कॉपर की वायर की रेजिस्टेंस कंपनी ने बोला कि 10 ओम है, लेकिन आपको चेक करना है कि वो 10 ओम है भी या नहीं है। तो क्या तरीका है तुम्हारे पास? ओम्स लॉ लगाओ, जो आपके एक्सपेरिमेंट इस साल आपको पहला एक्सपेरिमेंट है, to find the value of I corresponding to the different values of V and hence find the resistance of the material। तो वहां से आपकी जस्टिफिकेशन होनी है। क्लियर है? तो कॉज इसका ये हो गया। अब एक टर्म होती है बच्चे, इसको हम बोलते हैं कंडक्टेंस। कंडक्टेंस जैसे रेजिस्टेंस है वैसे ही इसका उल्टा कंडक्टेंस है। इसको हम बच्चे डिनोट करते हैं लेटर कैपिटल G के साथ। लेटर कैपिटल G से डिनोट करेंगे और कैपिटल G would be equal to reciprocal of resistance, उल्टा। ओके, अब इसका SI यूनिट देख लो क्या होता है। SI यूनिट would be equal to MHO, मोहो बोलते हैं इसको, मोहो, या इसको हम लोग ओम इनवर्स भी कहते हैं, ओम इनवर्स, या हम इसको बोलते हैं साइमंस, इतने नाम है इसके। ओम का इनवर्स या मोहो, पुट्ठा लिख दिया इसको, राइट, MHO, या इसको साइमंस भी बोलते हैं। साइमंस क्यों बोलते हैं? जॉर्ज साइमन ओम नाम था बंदे का, तो साइमंस बोला गया। ओके, तो रिलेशन निकालते हैं। ये सारी चीजें बच्चे जाननी जरूरी थी, उसके बाद रिलेशन हम लोग डिराइव कर रहे हैं लेक्चर से। अब देखिए, आपको मालूम है V इज इक्वल टू I इंटू R होता है, मालूम है। ऑल्सो
आपको ये भी मालूम होगा कि V इज इक्वल टू E इंटू लेंथ भी होता है, मालूम है। अगर आपको कोई कंडक्टर है इस तरह से और उस कंडक्टर की बच्चे लेंथ L है मान लेते हैं और इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आपने V प्रोवाइड कर रखा है, तो बच्चे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, V बाय L होगी, या V कितना होगा, E इंटू L हो जानी है। अब मुझे बताओ क्या ये दोनों सेम है? Therefore what we can do, IR equal to E into L कर सकते हैं। क्या यहाँ पे R की जगह पे मैं रो L बाय एरिया पुट कर सकता हूँ? तो I into रो L अपॉन एरिया इक्वल टू E into L। क्यों ऐसा किया? बिकॉज R इज इक्वल टू रो L अपॉन एरिया होता है, पता है हमें। अगर मैं L से L यहाँ पे खत्म कर दूँ कोई दिक्कत वाली बात? पक्का? देख लो हो सकता है। अब I अपॉन एरिया देखो, I अपॉन एरिया रो इक्वल टू E। I अपॉन एरिया क्या होता है? J करंट डेंसिटी। तो इसका मतलब ये हुआ कि बच्चे यहां से ये हो गया J इंटू रो इक्वल टू E हो गया, या मैं ऐसा लिख सकता हूं यहाँ पे कि J इज इक्वल टू E डिवाइड बाय रो। अब ये 1 बाय रो क्या हो गया? सिग्मा हो गया, सिग्मा इंटू E हो गया। तो बच्चे इन वेक्टर फॉर्म आपको पता है कि जो J वेक्टर होगा वो होगा सिग्मा। क्या सिग्मा वेक्टर है? क्या सिग्मा यानी कंडक्टिविटी वेक्टर है? इट इज मेयरली अ प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। इट इज मेयरली प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल कि मटेरियल कितना कंडक्टेंस शो कर रहा है। तो इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। तो बच्चे सिग्मा एज डाल दो इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन है, हाँ है। तो ये बन गया, दिस इज कॉल्ड वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। तो मैंने क्यों बोला इसको ओम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म है ये? क्योंकि हमने IR से शुरू किया, V इज इक्वल टू IR से शुरू किया और ऐसे कर दिया, कबाड़ा कर दिया, है ना। तो अब यहां से एक बात और साबित हो रही है, क्या कंडक्टिविटी कांस्टेंट होती है किसी मटेरियल की? यस, एट सर्टेन टेम्परेचर एंड प्रेशर रेजिस्टिविटी डज नॉट चेंज, हेंस कंडक्टिविटी विल नॉट चेंज। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे किसी मटेरियल की कंडक्टिविटी या रेजिस्टिविटी फिक्स होती है। बच्चों आमतौर पे जो हमारे पास में मटेरियल्स है, लाइक जो कॉमनली यूज मटेरियल्स है, कॉपर है अपने पास, एल्यूमिनियम है अपने पास, आयरन अपने पास में, और भी जो मेटल्स आप नाम ले सकते हो, उन सब की जो रेजिस्टिविटी है वो वेरी करती है बच्चे इस रेंज के अंदर, 10 की पावर -5 टू 10 की पावर -6 यूनिट्स। ये इनकी रेजिस्टिविटी है। मेटल्स या रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल्स, रो ऑफ मेटल्स, अगर आप एनसीईआरटी की बुक उठाओगे तो उसमें सभी की बच्चे रेजिस्टिविटी ऐसे लिख रखी है। मतलब यहाँ पे डिजिट होगा 1.2 ऐसे 10 की पावर -5, किसी के 2.1 10 की पावर -5, किसी के 3.3 10 की पावर -5। मतलब कि ये जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है ना वो सबका कितना -5 है। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 11th में पढ़ा था हमने, तो सबका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना चला? -5, -5 से -6 के बीच में। दैट इज रेजिस्टिविटी इज वेरी वेरी लो। ओके, अगर मैं बोलूं क्या किसी कंडक्टर में रेजिस्टिविटी हो सकती है? उसमें तो वो आ जाएगी, रेजिस्टेंस आ जाएगी, उसमें रेजिस्टेंस आ जाएगी। वैसे अगर कंडक्टर में कंडक्टिविटी वर्ड यूज करेंगे या रेजिस्टिविटी यूज करेंगे? दोनों हो सकती हैं, दोनों यूज कर सकते हैं। अगर एक कंडक्टर है और वो अच्छा कंडक्टर है, इसका मतलब कि वो बैड इंसुलेटर है, मतलब उसकी कंडक्टिविटी हाई होगी और रेजिस्टिविटी लो होगी। अगर किसी की रेजिस्टिविटी इतनी है 10 की पावर -5 है तो उसकी कंडक्टिविटी 10 की पावर 5 हो जाएगी। रेसिप्रोकल है ना, समझ रहे हो? मतलब दोनों, अगर एक चीज हाई है तो दूसरी चीज लो होगी। तो क्या कोई ऐसा कंडक्टर है जो कि जीरो रेजिस्टिविटी शो करे? आंसर इज नो। There is no conductor in the world at room temperature
जो कि जीरो रेजिस्टिविटी शो करे। नो डाउट रेजिस्टिविटी इज वेरी वेरी लेस, 10 की पावर -5 है यानी 0.00 समथिंग होगा, बट इसके बावजूद भी कुछ ना कुछ तो है ही, कुछ वैल्यू है, जीरो नहीं है 100%। ठीक है, तो कोई भी अगर क्वेश्चन पूछते हैं वाइवा के अंदर कि भाई कोई भी मटेरियल अगर ऐसा है, मतलब कोई भी मटेरियल है, क्या उसकी रेजिस्टेंस जीरो हो सकती है एट रूम टेम्परेचर? आंसर इज नो, आंसर इज नो। तो अगर कोई बोले कि भाई फिर क्या कंडीशन होगी जहां पर रेजिस्टेंस जीरो हो जाए उसकी, क्योंकि फिजिक्स में एक टर्म आती है जिसको हम बोलते हैं परफेक्ट कंडक्टर या सुपर कंडक्टर बोलते हैं। फिजिक्स में एक टर्म आती है जिसको हम बोलते हैं सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर का मतलब रेजिस्टेंस जीरो, बट रूम टेम्परेचर पे ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल? क्योंकि यू कैन नॉट कंट्रोल द कोलिजन ऑफ द इलेक्ट्रॉन विद द इलेक्ट्रॉन इटसेल्फ एंड द इम्प्योरिटी आयंस। यू कैन नॉट कंट्रोल, वो तो होनी ही होनी है, लाजमी है। ये तभी पॉसिबल है अगर इनका मोशन रुक जाए। अगर इलेक्ट्रॉन चलना बंद कर दे, अगर इलेक्ट्रॉन चलना बंद दे तो टकराना बंद कर देगा, कोलिजन बंद हो जाएगी। कोलिजन बंद हो गई, देन वी विल से दैट द रेजिस्टेंस हैज बीन खत्म, रेजिस्टेंस खत्म हो चुकी है तब। लेकिन ऐसा नॉर्मल कंडीशन पे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रूम टेम्परेचर पे उनके पास में कुछ ना कुछ थर्मल एनर्जी रहनी ही रहनी है, 3/2 kT, वो तो रहनी रहनी है। तो आपको अगर टेम्परेचर बहुत कम करने को बोल दे, यानी एब्सोल्यूट जीरो की तरफ जाना शुरू कर दे, यानी टेम्परेचर बहुत लोअर करना शुरू कर दें, तो हो सकता है कोई ऐसा पॉइंट आ जाए जहां पे रेजिस्टेंस जीरो हो जाए। तो ऐसे पाया गया कि जो मरकरी है, मरकरी जिसको आप हाइड्रोजाइरम बोलते हो केमिस्ट्री में, हाइड्रोजाइरम, Hg मतलब हाइड्रोजाइरम, मरकरी जो है बिलो 4.2 केल्विन टेम्परेचर becomes सुपर कंडक्टर। 4.2 केल्विन, ऐसा डाटा बच्चे है अवेलेबल है गूगल के ऊपर कि बिलो 4.2 केल्विन टेम्परेचर इट बिकम्स सुपर कंडक्टर। बिलो 4.2 केल्विन टेम्परेचर, यानी कि रूम टेम्परेचर पे तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं है। ओके, तो मरकरी लूजेस ऑल इट्स रेजिस्टेंस बिलो 4.2 केल्विन टेम्परेचर, और इस फिनोमेना का नाम दिया गया सुपर कंडक्टिविटी इन फिजिक्स। और ये बहुत ही अमेजिंग थ्योरी है, थ्योरी ऑफ सुपर कंडक्टिविटी। इसको जॉन बार्डीन और कूपर ने डेवलप किया है, और इसके बेसिस पे अभी बहुत रिसर्च चल रही है, और इसका एक बच्चे आउटकम आता है मैग्नेटिकली लेविटेटेड टेक्नोलॉजी। मैगलेव का नाम सुना होगा, मैगलेव ट्रेन सुना है? जो ट्रेन पटरी से ऊपर चलती है ऐसे हवा में तैरते हुए, लेविटेट करते हुए। लेविटेट मतलब फ्लोट करना, जापान में चल रही है ऐसे ट्रेनें, मैगलेव बोलते हैं, करना गूगल आपको पता लगेगा, मैगलेव। और हमने इसका प्रोजेक्ट भी बनाया था, आई थिंक रेडियो में बनाया था। मैगलेव, मैग्नेटिकली लेविटेटेड ट्रेन। लेविटेशन मतलब फ्लोट करना। आगे ये इसके बारे में मैं खोल के बताऊंगा, अभी ज्यादा करूंगा तो ऊपर हो जाना। तो इसके बारे में फिर बात करेंगे, बट मैग्नेटिज्म में, क्योंकि मैग्नेटिज्म का कंसेप्ट आता है उसके अंदर। ओके, यहाँ पे बात समझ आ गई कि एनी कंडक्टर which loses the resistance to zero, या it makes its resistance zero at certain temperature is called superconductor। और सुपर कंडक्टिविटी को हम रूम टेम्परेचर पे अवेल नहीं कर सकते, उसके लिए हमें टेम्परेचर खास चाहिए होगा, यानी हमें बहुत ठंडा करना पड़ेगा। इसको हम बोलते हैं सुपर कूल्ड स्टेट। क्या बोलते हैं? सुपर कूल्ड स्टेट। बहुत ठंडा करना पड़ेगा, इतना ठंडा कर दे कि फ्रीज ही कर दे, सब कुछ फ्रीज हो गया, जाम हो गया सब कुछ, इलेक्ट्रॉन का मोशन फ्रीज हो गया। समझ रहे हो? मोशन फ्रीज हो गया तो कोलिजन खत्म। समझ रहे हो कि ऊपर से गया सब कुछ? पता लग रहा है? तो बच्चे ये रिलेशन आ गया, 2 नंबर में रिलेशन आएगा आपको। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन थी जानकारी के लिए आपकी। गेट करना बंद, ओके, नेक्स्ट लिखो बच्चे, राइट डाउन। अब अगली डेरिवेशन है रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी in a conductor
रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी, क्या बोला मैंने, करंट एंड डिफरेंट वेलोसिटी। तो रिलेशन बिटवीन I एंड VD, क्या रिलेशन है बच्चे इसके अंदर, वो हम लोग देखने वाले हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आता है ये, बहुत बार आता है। तो रिलेशन ये है, ये हमने प्रूव करना है बच्चे। टू प्रूव I इज इक्वल टू NEA इंटू VD, ये हमने प्रूव करना है। ऐसा पहले इसलिए बता रहा हूँ कि बाई चांस बस थोड़ा आइडिया हो जाए कि यहाँ पे इन चीजों के बारे में रिलेशन देखना है। ओके, तो बच्चे यहाँ पे चलो इसको हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, लेट अस टेक ए कंडक्टर ऑफ लेंथ L। हम लोग एक दूसरा कंडक्टर लेते हैं जिसकी लेंथ कितनी है, L मान लेते हैं। ये कंडक्टर है और इसकी लेंथ हमने L मान रखी है, लेंथ इज L, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A and N is number density of electrons। बेटा नंबर डेंसिटी समझते हो आप लोग? नंबर डेंसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। जब भी मैं आज से आपको ये वर्ड सुनाऊंगा N, तो इसका मतलब होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। याद रखना, स्मॉल n मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम पे जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यूनिट वॉल्यूम पे। ओके, तो यूनिट वॉल्यूम पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, n इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। और इसका जो क्रॉस सेक्शन है वो कितना है, A अपने को गिवन है, क्रॉस सेक्शन इज A। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ओके, नाउ यू टेल मी वन थिंग, नाउ करंट इन द कंडक्टर कितना होना चाहिए बताओ। अगर इस तरह से मुझे करंट फ्लो हो रहा है, I करंट ऐसे आ रहा है, तो कितना करंट होना चाहिए? करंट इन ए कंडक्टर वुड बी इक्वल टू I and would be equal to what? Total charge upon time taken, yes or no? भाई जितना चार्ज फ्लो कर रहा है डिवाइड बाय टाइम। अब मुझे बताओ, इसको क्वेश्चन नंबर 1 कह दो। अगर मैं मुझे बताओ कि यहाँ पे किस चार्ज की बात करनी चाहिए मुझे? पॉजिटिव चार्ज की बात करनी चाहिए। क्या पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के इक्विवेलेंट होगा? राइट। अगर इलेक्ट्रॉन के मोशन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन किधर जा रहा होगा? इधर। और अगर पॉजिटिव चार्ज की बात करूं मैं तो इधर। अरे पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या हुआ? करंट की डायरेक्शन में फ्लो कर रहा, और नेगेटिव चार्ज का मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है और उसके ऑपोजिट मूव कर रहा है। क्लियर है? सही करो। तो बच्चे यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लेट्स फाइंड Q, यानी कि टोटल चार्ज फ्लोइंग इन कंडक्टर। कंडक्टर में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, इसको निकालेंगे। अब बच्चे आप एक चीज बताओ मुझे, क्या यहाँ पे अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं, क्या इलेक्ट्रॉन का बच्चे मोशन इस तरफ होगा, इस तरफ होगा विद दिस स्पीड vd? और अगर मैं E प्लस की बात करूं तो क्या इस तरफ मूव करेगा विद स्पीड vd? एक ही बात है, कोई फर्क तो नहीं है। चाहे ऐसे लिखो चाहे नहीं लिखो, तो मैं ऐसे लिख रहा हूं। अब देखो बच्चे, अगर इलेक्ट्रॉन यहां से चला और यहां पहुंचा, यहां से चला और यहां पहुंचा, यानी कि उसने अगर L लेंथ कवर करे तो उसमें टाइम कितना लगा? T टाइम लगा। अगर इलेक्ट्रॉन को L लेंथ कवर करनी है T टाइम के अंदर विद स्पीड vd, तो आई कैन मेक दिस इक्वेशन vd is equal to L by T, or I can write time taken by the electron to cover the length L would be equal to what? L upon vd। क्या होगा ये? This is time taken to cross the conductor।
इसको क्रॉस करने में, यहां से लेकर यहां तक क्रॉस करने में ये टाइम लगा L बाय BD, क्योंकि स्पीड तो उसकी BD होगी, वो तो बड़ी वो बदलेगी नहीं, वो तो फिक्स है BD, और उसका एवरेज वैल्यू कितना रहता है 10 की पावर -4 से -5 मीटर पर सेकंड के आसपास रहता है जनरली, वो सबके लिए एवरेज, क्योंकि वो एवरेज वैल्यू है। BD क्या है एवरेज वैल्यू, जो कि कांस्टेंट रहेगी, एवरेज कांस्टेंट। ओके, तो ये आ गया। अब हमें क्या निकालना, हमें निकालना चार्ज की वैल्यू। तो बच्चे चार्ज कितना होगा सोचो, एन होगा चार्ज पक्का, सोचो सर n into इसका वॉल्यूम। बच्चे पहले हमें देखना होगा कि कितना वॉल्यूम है इसका, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर कितना है, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर है A इंटू टाइम, क्या बोलते हैं लेंथ, A इंटू लेंथ, टाइम प्रॉब्लम, A इंटू लेंथ, इतना एरिया और ये पूरा लेंथ कवर करते हैं, पूरा वॉल्यूम हो गया। इतने वॉल्यूम में कितने चार्जेस हैं, अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन A into L वॉल्यूम, क्या इसका आंसर होगा N into A, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यस और नो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एयर वॉल्यूम कितना हो गया NaL हो गया, N क्या है यहाँ पे नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इट इज नॉट चार्ज, इट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब टोटल चार्ज कितना हुआ, इसको E से मल्टीप्लाई कर दो, तो टोटल चार्ज कितना हो गया, टोटल चार्ज विल बी इक्वल टू NaL इनटू, टोटल चार्ज ये होगा, पहले टोटल नंबर निकाल देंगे कितना कितना इलेक्ट्रॉन इसके अंदर है, इनटू एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई कर दिया, टोटल चार्ज आ गया। अब ये वैल्यू उठाओ वहां कर दो पुट, लग गया पता, तो बच्चे ये आ गया चार्ज, टोटल चार्ज 2T, तो पुट वैल्यू ऑफ P एंड Q इन 1 इसमें पुट करेंगे, तो I वुड बी इक्वल टू Q कितना है NeAl डिवाइड बाय कितना है L अपॉन BD, L से L खत्म हो गया, तो क्या आ गया NeA, लो जी आ गया रिलेशन, I इज इक्वल टू NeABD। ओके, बोलो यहाँ तक क्लियर है। तो बेटा ये चीज आ गया आपके पास में, तो करंट और इसका रिलेशन आ गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। अब इस रिलेशन की कुछ खासियत है, आओ उसको समझते हैं और उसके फिर क्वेश्चन करते हैं। ओके देखो बेटा, जो रिलेशन आया इस रिलेशन में क्या लिखा गया, I इज इक्वल टू NeA इंटू, साथ में क्या लिखा है BD लिखा है, BD मतलब ड्रिफ्ट स्पीड। अब तुम सोच के ये बताओ कि किसी कंडक्टर में, कोई कंडक्टर है मतलब मान लो ऐसे, उस कंडक्टर में कोई इलेक्ट्रॉन है बच्चे, और इलेक्ट्रॉन वो ऐसे चल रहा है विद सर्टेन स्पीड BD है ना, और इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम n है, और इसमें बच्चे ये करंट जा रहा है ऐसे, ये करंट I फ्लो हो रहा है। तो मुझे बताओ क्या कंडक्टर में I कांस्टेंट रहेगा, कंडक्टर में I कांस्टेंट रहेगा। I का मतलब क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम, मतलब कितने चार्जेस इधर से आ रहे हैं और कितने चार्जेस उधर से निकल रहे हैं, तो ये तो कांस्टेंट रहेगा ना। अगर 100 कूलम चार्जेस पर यूनिट टाइम निकल रहे इधर से,
तो 100 कूलम ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम होता है, लिख लेंगे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। सही बहुत कार्य, यस और नो? ठीक है, तो मतलब यहाँ पे आई क्या रहेगा बच्चे, कांस्टेंट रहेगा। और क्या कांस्टेंट है, ई क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। एन क्या है, नंबर डेंसिटी, ये भी क्या होगी, कांस्टेंट पर यूनिट। मतलब कि ये फैक्टर इसको ऐसे देख सकते हो, आई अपॉन एन ई इक्वल टू ए इंटू बी डी। ये सारा का सारा कांस्टेंट है बच्चे, ये कांस्टेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि इसको आप कांस्टेंट बोल रहे हो, दिस फैक्टर, ओके, तो ये कांस्टेंट इक्वल टू ए इंटू बी डी हो गया। दैट इज बहुत ही अच्छा रिलेशन आ रहा है, बी डी प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन, क्या ये वही रिलेशन नहीं आ गया इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी वाला? क्लास 11th में इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी पढ़ते थे, AB इज इक्वल टू कांस्टेंट, याद करो 11th क्लास में बर्नौलीज थ्योरम से जस्ट पहले A1 B1 इज इक्वल टू A2 B2। बर्नौलीज थ्योरम याद है किसी को? यस। हवा तेज बहेगी तो प्रेशर कम हो जाएगा, बर्नौलीज थ्योरम। तो उसकी जस्ट पहले बची ये थी, इसको हम लोग बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मास के लिए यूज करते हैं बेसिकली, कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ए बी इज इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब जहां एरिया कम होगा वहां पे वेलोसिटी ज्यादा, जहां एरिया कम वहां पे वेलोसिटी ज्यादा। अब vd प्रोपोर्शनल टू 1 बाय एरिया, यानी जहां एरिया कम वहां पे स्पीड ज्यादा। अब इसका बड़ा अच्छा है सवाल है बच्चे, जेई वगैरह में पूछते हैं, ऐसा सवाल आता है, ऐसे सवाल आता है, ऐसे यहां बच्चे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A1, यहां एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A2, और यहां से करंट निकला, ये करंट जा रहा है, क्लियरली A2 इज ग्रेटर देन A1 दिख रहे हैं, है ना? तो इसमें पूछते हैं कि इनमें से कौन सा रिलेशन सही होगा, J1 इक्वल टू J2 होगा सही, J1 ग्रेटर देन J2 होगा, या J3 ग्रेटर देन, सॉरी J2 ग्रेटर देन J1, या इनमें से कोई भी नहीं। ये एक कंडक्टर है, इसको हम बोलते हैं ट्रंकेटेड कोन, दिस इज कॉल्ड ट्रंकेटेड कोन। ट्रंकेटेड कोन है, मतलब कि एक कोन की जैसा है बच्चे, लेकिन ट्रंकेटेड कोन है, मतलब एक आइसक्रीम वाली कोन है, ऐसे ये कोन है ऐसे, ओके ऐसे, इसको बीच में से काट दिया, यहाँ से काट दिया तो ये ऐसे बन गया, ट्रंकेटेड कोन बोलते हैं इसको, ओके समझ रहे हो? मतलब इसकी सारी आइसक्रीम में आते बह जा रही है, आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है टॉर्नेडो। चलो तो यहाँ पे क्या होगा, कौन सा ऑप्शन सही बनेगा? अगर आपको ये चीज ना बताई होती फिर आपके लिए क्वेश्चन बड़ा ही मुश्किल था। अगर ये चीज आपको ना पता होती, आपको पता है कि BD इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एरिया, अब तुम्हें पता है ये बात, पता है, तो बताओ क्या होगा इसमें? सेकंड होगा, एरिया ज्यादा तो फिर जो J है उसकी वैल्यू कम हो जाती है, तो पहले ये बताओ, वहां तो BD का रिलेशन है, तो यहाँ J और BD कैसे कनेक्टेड है? क्या J और BD में कोई रिलेशन है? नहीं है, सोच लो यार, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये देखो यार क्या कर रहे हो, ये चीज है, ये चीज है कि नहीं है यहाँ पे? क्या इसको I अपॉन एरिया इज इक्वल टू NEVD हो सकता है? क्या I अपॉन एरिया J होता है? तो क्या J इज इक्वल टू NEVD होता है? क्या J प्रोपोर्शनल टू VD लिख सकते हो? तो VD का रिलेशन यहां से स्पेसिफाई हो गया और इसके आगे VD इसके साथ स्पेसिफाई हो रहा है। आंसर बन गया आपका। क्या आंसर बनेगा बोलो फटाफट से। बट अगर आपको वो सारी चीजें आती हैं तब क्वेश्चन आसान है, नहीं तो बच्चे पगला जाओगे इसके अंदर।
क्या आंसर करना है इसका, मैं बता रहा हूँ। ये आपने कल बताया था ये। मैंने बताया था ये क्वेश्चन जेईई मेंस में है बच्चे 16 की तरह आते क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन। ओके, और आप मेरी बात समझ लेना बच्चे, जो क्वेश्चन मुझे जेईई मेंस के ना पिछले 5 सालों के बोर्ड में एक आधा क्वेश्चन तो पक्का आया था, उसके अंदर पक्का आया था एक आधा क्वेश्चन। तो देखो इसको, जहां एरिया कम वहां पे ड्रिफ्ट स्पीड ज्यादा होगी। Yes, sir. लग गया पता आपको, है ना? नोट कर लो इसे। फिर एक चीज पूछनी थी, उसमें जो n है वो वॉल्यूम पे कर रहे हैं। एंड जो है n जो है वो वॉल्यूम पे कर रहे हैं। डिपेंड तो वहाँ पर अगर एरिया मतलब सेम ही है तो n टाइम्स की एंड क्या है? एंड क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो एक पर यूनिट, एक यूनिट के लिए तो 1 यूनिट चाहे इतना लो चाहे इतना लो, वो फिर वो चाहिए। पर यूनिट वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहेगा। तो प्रखर और प्रिंस बच्चे लग रहे हैं पता, इसका पीछे के चैप्टरों से कोई लेना देना नहीं है। आप बहुत सही टाइम पे आ गए हो, बहुत सही टाइम पे आपने ज्वाइन कर दिया है। कोई बंदा अगर यूनिट 4 में ज्वाइन करेगा तो बच्चे उसको सब उड़ जाना है, कुछ नहीं पता लगना, तो उसको पढ़ाना बहुत मुश्किल काम होता है ना? लग गया पता? चले आगे बढ़े, देख लो। ओके, कर रहा हूँ रेस। बच्चे इसमें ना थोड़ी सी डेरिवेशन है इस चैप्टर के अंदर, दिमाग में आके निकल आती है 3-4 डेरिवेशन। अब एक डेरिवेशन और भी आती है कि व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन व्हिच रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स। लिखो, राइट डाउन, व्हाट आर द फैक्टर्स, क्वेश्चन लिखो, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन व्हिच रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स। फैक्टर्स थोड़ा ना थ्योरेटिकल बात है, अभी न्यूमेरिकल्स में है थोड़े बहुत, मैं कल कराऊंगा न्यूमेरिकल, थोड़े और ज्यादा न्यूमेरिकल कराऊंगा। कल मैंने थ्योरी नहीं करानी, कल न्यूमेरिकल ही चलेगा सारे, आज थ्योरी करेंगे थोड़ी सी। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टिविटी रो। तो बच्चे मेनली 2 फैक्टर आते हैं कि नेचर ऑफ मटेरियल अफेक्ट्स, और दूसरा आता है टेम्परेचर। ओके, नेचर ऑफ मटेरियल अफेक्ट्स रो एंड टेम्परेचर अफेक्ट्स रो। अब नेचर ऑफ मटेरियल में क्या चला जाता है? नेचर में क्या आ जाएगा? हार्ड है, सॉफ्ट। नेचर में आ जाएगा हार्ड है, सॉफ्ट है, सही है। उसकी कटिंग कैसे है? कटिंग नहीं आएगी, उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर आ जाएगी, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वगैरह आ गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, ओके, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे है। फॉर एग्जांपल तुम कार्बन की बात कर रहे हो, एक तरफ कार्बन है और एक तरफ आपके पास में है सोडियम है, ठीक है। कार्बन जो है बच्चे क्या है, इसका 6 एटॉमिक नंबर है, दैट इज इक्वल टू 6, और इसका कितना है 11 है, ठीक है। ये मेटल है और ये वाली नॉन मेटल इंसुलेटर है, जबरदस्त इंसुलेटर है। क्यों ऐसा? क्यों ऐसा? फ्री इलेक्ट्रॉन। इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर बॉन्डेड टू द न्यूक्लियस वेरी स्ट्रांगली, 1s2 2s2 2p2 ऐसा होता है ना शायद, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऐसा कुछ होता है। तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है बच्चे ज्यादा क्लोजली पैक्ड है, आई मीन ज्यादा टाइटली पैक्ड है, क्लोजली टाइटली पैक्ड है, ओके। तो उनको बाहर निकालने के लिए आपको एनर्जी बहुत ज्यादा देनी पड़ेगी,
मतलब जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास में है, ये न्यूक्लियस है, और जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बिल्कुल पास में होगा उसको बच्चा रिमूव करने के लिए आपको बहुत ज्यादा बाहर से फोर्स लगानी पड़ेगी, क्योंकि ये बहुत स्ट्रांग इसके बीच में अट्रैक्शन है इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में, तो आपको बहुत ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी इसको डिटैच करने के लिए। एंड टू मेक इट फ्री यू हैव टू अप्लाई ग्रेटर अमाउंट ऑफ एनर्जी, सीधी बात। और उससे केस में क्या होगा, उसी केस में रिलेटिवली लेसर अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड, ठीक है। तो हम उसको बेटर कंडक्टर बोल सकते हैं, अच्छा कंडक्ट करेगा वो। क्या रहेगा, टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर का रूल ये होगा कि जो आप एनर्जी देंगे इसको, वो एनर्जी टेम्परेचर अगर देनी शुरू कर दे, मान लो आप इस चीज को हीट करना शुरू कर देते हो, जैसे एक सोडियम क्रिस्टल है, क्या सोडियम क्रिस्टलाइन फॉर्म में कंडक्ट करेगा? सोडियम क्लोराइड NaCl, क्या NaCl क्रिस्टल फॉर्म में कंडक्ट करेगा? नहीं करेगा। लेकिन अगर इसको हम एक्वस फॉर्म में ले गए, यानी पानी में हम ले गए और उसे घोल दिया, तो क्या होगा, तब कंडक्ट करेगा, क्योंकि आयनाइज हो चुका है, आयन बन चुके हैं, तब कंडक्ट करेगा। ओके, क्यों करेगा? आयंस की मूवमेंट स्टार्ट नहीं, सोडियम क्लोराइड ये पानी में डाला तो ऐसा क्या हुआ, कुछ केमिस्ट्री में एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक का क्लेम होता है। अब मुझे नहीं पता एंडो एक्सोथर्मिक क्या होती है, एक्सोथर्मिक क्या होती है? जब एनर्जी बाहर निकलती है, शायद, आई एम नॉट वेरी श्योर, और एंडो में एनर्जी अंदर एब्जॉर्ब होती है ना। तो यहाँ पे मुझे यही चीज हो रही है भाई, ये घुल रहा है ना इसके अंदर, तो ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। अभी तुम्हारे लिए क्वेश्चन है केमिस्ट्री में, पूछ के आना और मुझे बताने क्या होगा, क्योंकि आई रियली डोंट नो अबाउट दिस, ठीक है। तो मैं जो नहीं जानता उसके बारे में मैं आगे बात नहीं करूंगा। ओके, सो यू हैव टू एक्सप्लोर इट, है ना। वैसे आपको इसका जवाब देना चाहिए, अगर मैं आपकी जगह पे होता ना तो मैं जरूर जवाब देता और सही जवाब देता, क्योंकि मैं फिजिक्स भी पढ़ रहा होता और केमिस्ट्री पढ़ रहा होता। अभी मेरे दिमाग से केमिस्ट्री बिल्कुल गायब है, 15-16 साल तक केमिस्ट्री गायब है बिल्कुल, तो बिल्कुल भी ABCD भी नहीं पता उसकी। एंडोथर्मिक होगा सर, ये तुम्हारे लिए एक्सप्लोर करने के लिए थोड़ा सा आ जाओ, फिजिक्स पे आ जाओ। तो हमें बच्चे रो की डिपेंडेंसी ढूंढनी है, तो ये दो डिपेंडेंसी यहाँ पे है। अब हम इसको फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लोर करेंगे। थोड़ा केमिस्ट्री जरूर पड़ी थी बीच में, लेकिन गड़बड़ हो गया मामला, राइट। तो हम लोग इसको फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की कोशिश करते हैं कि फिजिक्स इसमें किस तरह से जो है रेजिस्टिविटी एक्सप्लेन करती है। तो बच्चा रेजिस्टिविटी का बच्चे एक फॉर्मूला और होता है, वो होता है RA/L, ये तो पता ही है आपको, है ना। एक फॉर्मूला और होता है ρ = m डिवाइडेड बाय n e² × τ। एक फॉर्मूला ये भी होता है जिसमें दो फैक्टर्स आते हैं कि रेजिस्टिविटी जो होती है ना तो मास पे डिपेंड करती है, बिकॉज़ मास इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज कांस्टेंट, बिकॉज़ रेजिस्टिविटी किसकी होती है, कंडक्टर की होगी या मटेरियल की होगी, और मटेरियल में किसकी बेसिस के ऊपर रेजिस्टिविटी की बात होती है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे। कि अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो इजी है तो रेजिस्टिविटी कम है, अगर डिफिकल्ट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो रेजिस्टिविटी ज्यादा है, यही तो बोलोगे आप। तो यानी इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है वो डिसाइडिंग फैक्टर है इसके अंदर, इजी फ्लो तो रेजिस्टिविटी कम, डिफिकल्ट फ्लो तो रेजिस्टिविटी ज्यादा, ऐसा मान लेते हैं, ये समझ लेते हैं इस चीज को, लॉजिकल है बात, है ना लॉजिकल। तो यहाँ पे m पे तो डिपेंडेंसी नहीं है, बिकॉज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻31 kg दैट इज फिक्स, अपने कंट्रोल में नहीं है, वो फंडामेंटल बाय नेचर है, वो इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी है, ये कांस्टेंट है। m फिक्स है यहाँ पे, क्या इलेक्ट्रॉनिक चार्ज भी फिक्स है? ये भी फिक्स है, 1.6 × 10⁻90, अपने पास में नहीं, अपने हाथ में n है और ये है, यानी n को हम कंट्रोल करवा सकते हैं। मतलब अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं किसी चीज का, बहुत ज्यादा बढ़ा दूं, तो जो इलेक्ट्रॉन हल्के फुल्के बेचारे अटके हुए हैं कहीं पे, जिनको थोड़ी सी एनर्जी दी है और वो भागने के लिए तैयार है, तो अगर मैं हीट दे दूं उन इलेक्ट्रॉन को, तो वो इलेक्ट्रॉन बाहर भागने के लिए तैयार है, वो निकल जाएंगे और दे विल बिकम फ्री। जो हल्के से अटके हुए हैं वो इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे एंड दे विल कंट्रीब्यूट इन द कंडक्शन और व्हाट यू कॉल रेजिस्टेंस। समझ पा रहे हो बात को?
ठीक है, तो यानी एन जो है वो इसमें रोल प्ले करेगा, इसकी रेजिस्टिविटी की कम ज्यादा होने में रोल प्ले करेगा। तो रो की डिपेंडेंसी आ जानी है एन के ऊपर, पहली बार समझो क्यों हम ऐसा कर रहे हैं। और ये फॉर्मूला भी डिराइव कर दिया तो कि फॉर्मूला कहां से आया है। और एक चीज और आती है सेकंड फैक्टर, अब बचा टाउ। टाउ मतलब एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। क्या मतलब होता है इसका? जब टकराते हैं उसके बाद वो अपने आप को रिलैक्स, इट इज द टाइम ड्यूरिंग विच इलेक्ट्रॉन रिलैक्सेस, टाइम ड्यूरिंग विच इट रिलैक्सेस। तो रो प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन टाउ भी बोल सकते हैं। क्लियर है? अब ये आया कहां से, आया कहां से, जिसको समझो। तो बच्चे एक और डेरिवेशन है, छोटी सी डेरिवेशन ऑफ रो इज इक्वल टू m बाय n e स्क्वायर टाउ। ये करके छोड़ते हैं, ठीक है? लग गया पता, क्लियर पता लग रहा है? ठीक है बच्चे, ध्यान दे, तो ये चीज है अपने पास। अब मुझे बताओ क्या b इज इक्वल टू आई आर है? क्या मैं इसको I इंटू आर की जगह रो एल अपॉन एरिया लिख सकता हूं? लिख सकता हूं? क्या मैं इसको I अपॉन एरिया को मैं क्या J लिख सकता हूं? यहाँ पे J रो L इज इक्वल टू बी I अपॉन एरिया J हो गया। देख लो, क्या इसको E इंटू L लिख सकता हूं मैं? J दिस, ये चीज आ गई। I अपॉन एरिया से करना, ये L से मान लो, इसको खत्म कर दो। E इज इक्वल टू I अपॉन एरिया और ये ऐसे। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं? I इज इक्वल टू क्या होता है? एन ई एबीटी होता है ये हो जाएगा बच्चे। आई की जगह पे मैं ये पुट कर दूं एन ई ए बी डी, चलेगा? ऐसे चलेगा? ये कैंसिल करते हैं, देखो क्या बन गया? E इज इक्वल टू एन ई बी डी और ये रो बन गया, यहां तक। कोई डिफिकल्टी किसी को? कोई डिफिकल्टी? देख लो यार। अच्छा, इसके बाद आप सबको पता होगा, इसको क्वेश्चन मार्क बोल दें। नाउ पुट VD इज इक्वल टू ई पी टाउ बाय मास इन 1। VD की वैल्यू उठाओ, यहां पर सब आ गया रिलेशन। करो पुट E इज इक्वल टू बच्चे एन ई इंटू रो इंटू VD। VD कितना है? ई पी टाउ बाय मास। कर दो पुट, E से E खत्म, कितना आ गया? एन ई स्क्वायर टाउ बाय मास इंटू रो, आ गया? तो ये बन गया बच्चे आपके पास में 1 इक्वल टू एम ई स्क्वायर टाउ बाय मास इंटू रो, या ऐसे लिख दो m बाय एन ई स्क्वायर टाउ इक्वल टू प्रूवन। ओके, तो ये डिपेंडेंसी आ गई बच्चे। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बेस पे मैं आगे बताने वाला हूं कि किस तरह से फॉर मेटल्स, फॉर इंसुलेटर्स एंड फॉर सेमीकंडक्टर्स रेजिस्टिविटी आपकी वेरी करेगी विद द इंक्रीज और डिक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर को घटाने बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि आगे चलेगा कि अगर हम टेम्परेचर घटाते हैं या बढ़ाते हैं तो उसके घटाने या बढ़ाने से रेजिस्टिविटी पे क्या असर पड़ेगा, डायग्रामेटिकली या ग्राफिकली स्टडी करेंगे। 3 नंबर का सीधा क्वेश्चन बन सकता है, ये इंपॉर्टेंट है, कल डिस्कस करेंगे। तो बच्चे क्लास ऑफ करते हैं। यहाँ पे कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क। हाँ जी बोलिए। ये वाला स्टेप
बच्चे ये यहाँ तक पता लग गया आपको। अब आपको पता है कि VD जो होता है अपना E टाउ बाय मास होता है। जब हमने ड्रिफ्ट स्पीड का डेरिवेशन किया था तो ये VD की वैल्यू यहाँ कर देंगे पुट। यदि VD यहाँ कर देंगे पुट तो ये मैंने पुट कर दिया है। जब पुट करते हैं तो लेफ्ट और राइट पे E कैंसिल हो गया तो ये N और ये E इंटू E है टाउ डिवाइड बाय मास इंटू रो। और इसी चीज को यहाँ पे लिखते आगे, यहाँ 1 हो गया N E स्क्वायर टाउ बाय M इकट्ठा करके इसको इंटू रो। बोलो ठीक है, ओके चलो डन।